तो हम जो सीखने वाले हैं उसमें दो तरह की असेट होंगी, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट वो असेट होंगी जो क्या बताएंगी, चलो इसको पहले छोड़ते, पहले इसको पकड़ते हैं। करंट असेट क्या बताएगी? करंट असेट मींस कैश और एनी असेट which is intended to be convertible into cash within short period of time। कैश खुद एक करंट असेट है। इसके अलावा ऐसी और कोई असेट जिस पे हमारा इंटेंशन है कि हम उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कैश में, ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में हम उसको क्या बना देंगे, कैश बना देंगे। इसके एग्जाम्पल हैं स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। पहले तो, अभी तक तुमको कोई प्रिंसिपल याद है मैंने जो प्रिंसिपल तुम्हें समझाए हैं उनमें से? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम्म। एंड हम्म। ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको बोल सकते हो ड्यूअल एस्पेक्ट। ये नियम है, इनको कभी तोड़ना नहीं है, प्रिंसिपल्स है, इन्हीं पे अकाउंटिंग बेस्ड है। तीसरा नियम से कह रहा हूं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब बुक्स, आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एग्जाम्पल 1 ईयर। कहानी को जरा समझते हैं। हमें अकाउंट्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, मैंने कोई लॉजिक बताया था क्या? हाँ, क्यों बनाते? नहीं। हम्म। हम्म। ये क्या फायदा रिकॉर्ड करके, क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलेगी, यही बोलना चाह रहे हो? इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। ये किसके काम की हो गई? ये ऑनर के काम की हो गई, मैनेजर के काम की हो गई, इन्वेस्टर के काम की हो गई। तुम्हारे बिजनेस में
कोई ऑनर है, कोई मैनेजर है, कोई इन्वेस्टर है, सबको क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। ये सब डिसाइड करते हैं भैया बिजनेस में पैसे रखना है नहीं रखने, बिजनेस के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? क्योंकि उसमें सारा फाइनेंशियल इवेंट रिकॉर्ड है, कब क्या हुआ था। एक और रीजन है अकाउंट्स बनाने का, वो है टैक्स। गवर्नमेंट को हमसे क्या चाहिए? तुम बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए? बिना टैक्स के रहने देंगे? किस पे, किस पे देना है हमको टैक्स? यस। बिजनेस जो इनकम कमाएगा उस पे क्या देना है उसको? टैक्स। तो उसे क्या निकालना पड़ेगा? उसे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जब वो सही प्रॉफिट निकालेगा, तो सही प्रॉफिट कैसे निकालेगा? जब वो अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग करेगा, तो वो सही प्रॉफिट निकालेगा। और जब प्रॉफिट निकलेगा तो वो उस पर टैक्स देगा। तो मेरा सवाल है कि कितने पीरियड के अकाउंट्स बनाने? अब ये पीरियड के अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है? एक दिन होता है जिस दिन हम बुक्स ओपन करते हैं, एक दिन होता है जिस दिन हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं। बुक्स मतलब अकाउंट्स। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला एक दिन होगा जिस दिन हम अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, और एक दिन होगा जिस दिन हम अकाउंट बनाना बंद कर देंगे। ऐसा ऐसा करते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज करो आज तुमने, आज है 1 अप्रैल, आज तुमने परचेज किया 100 रुपए का। फिर 2 अप्रैल आई, फिर तुमने परचेज कर लिया 500 रुपए का। फिर 3 अप्रैल आई, और आज तुमने सेल कर दिया 700 रुपए का। तो क्या मैं 3 अप्रैल को बैठ, क्या मैं 1 अप्रैल को प्रॉफिट निकाल सकता हूं? 2 को, 3 को निकाल सकता हूं। तो क्या मैं इसी दिन प्रॉफिट निकाल दूं? हम गवर्नमेंट से ये पूछ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? मेरी बात ध्यान सुनो। गवर्नमेंट बोलेगी मुझे एनुअल टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट रोज टैक्स लेने आती है क्या? गवर्नमेंट कैसे लेती है टैक्स? 1 साल में एक बार एनुअली लेती है। एनुअली टैक्स लेती है तो वो ये बताती है कि भैया तुमने जो प्रॉफिट कमाया है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। गवर्नमेंट इसको बुलाती है फाइनेंशियल ईयर। ये इंडिया में क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर। इसी के लिए गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग भी करती है। एक्चुअल में उन्होंने ये भी क्यों बनाया ये भी बता देता हूं मैं। गवर्नमेंट एनुअल बजट बनाती है, बजट आता है। निर्मला सीतारमन जी फिलहाल बजट, इंडिया की मिनिस्टर हैं। कौन सी? फाइनेंस मिनिस्टर। वो बजट प्रेजेंट करती हैं, हाँ या ना? और वो बजट प्रेजेंट करती है 1 फेब को। और वो ये बताती है कि अगले 1 अप्रैल से, जैसे अभी चल रहा है 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, ये हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। गवर्नमेंट इसका बजट प्रेजेंट कर चुकी है। और बजट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि हमें पैसे कहाँ से आएंगे और हम कहाँ खर्च करेंगे। इसकी प्लानिंग, इसको बोलते हैं बजट। पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट होता है। सुना है ना? बहुत शोर मचता है उस समय न्यूज चैनल्स पेपर्स में कि बजट आ रहा है, इंडिया का बजट आ रहा है, टैक्स की नई रेट्स आ रही हैं, पता करो क्या है। आगे की तुम्हारा जीवन है ये, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो गवर्नमेंट इस पीरियड की प्लानिंग करना चाहती है। इसी पीरियड का वो इसलिए हमसे कहती है कि तुम भी इसी पीरियड का प्रॉफिट निकालो, और इस पीरियड के प्रॉफिट का मेरे को क्या दे दो? एनुअली टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट ये कहती, हाँ बोलो। क्या? एनुअल बजट में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है टैक्स। एनुअल बजट में ये लिखा होता है गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी। फ्यूचरिस्टिक बात है दोनों। पैसे आएंगे और पैसे लगाएंगे हम। आएंगे पैसे कहाँ से? टैक्स से।
जीएसटी से कितने पैसे आएंगे, डायरेक्ट टैक्स से कितने पैसे आएंगे, लगाएंगे कहाँ, डिफेंस पे, स्कूल्स में। तो ये बताना पड़ेगा ना, जो पैसे आएंगे तो भैया कौन से रेट से टैक्स लोगे आप लोगों से, जीएसटी का क्या रेट लगाओगे, डायरेक्ट टैक्स का क्या रेट लगाओगे। ये प्रॉफिट पे हमारा डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। जीएसटी लगता है सेल्स पे, वो गवर्नमेंट अलग से कलेक्ट करती है, वो कस्टमर पे बर्डन जाता है, ये हमारी जेब पे बर्डन आता है प्रॉफिट पे। तो ये सारी स्टोरी जिस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो टैक्स निकालोगे ना। तो हम ऐसे रोज रोज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे बैठ के, कि सामान खरीदा चलो बिक गया चलो प्रॉफिट निकाल लें। ऐसा हो सकता था ना, हमारे मन में आता है यार चलो प्रॉफिट निकाल लेते, उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे पाए हम। इसीलिए तुम ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे, वैसे तो तुम्हारा, तुम क्या सेट करते हो, अपना एक अकाउंटिंग ईयर सेट करते हो कि पूरा एक अकाउंटिंग ईयर चलेगा। तो वो अकाउंटिंग ईयर की जो फर्स्ट डेट होती है, से सपोज 1 अप्रैल, उस दिन आप बुक्स को ओपन करते हो, मतलब सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं। और जब आती है 31 मार्च, तो उस दिन आप अपनी बुक्स को क्लोज करते हो। और बुक्स को क्लोज करने का मतलब होता है एक्स इनकम माइनस एक्सपेंस करना, इसका मतलब है अपना प्रॉफिट निकालना। बुक्स को क्लोज करने का मतलब होता है कि भैया हो गया, आज तक का हिसाब किताब करके बता देते हैं कितना प्रॉफिट है। तो 31 मार्च की डेट तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अब जैसे जो ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, ये जो पूरा साल है, 31 मार्च 27 को हम बुक्स क्लोज करेंगे, मतलब उस दिन हम इनकम एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। और जित अगर प्रॉफिट होगा तो उस पर गवर्नमेंट को उस हिसाब से टैक्स दे देंगे। तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, पर गवर्नमेंट को ये चाहिए ना कि तुमने सिस्टमेटिकली रूल्स को फॉलो करते हुए बताया है कि हाँ लॉस हुआ है। नहीं, ऐसा भी नहीं, नहीं लेती। लॉस पे क्यों लेगी, जब तुमने कमाया ही नहीं है तो गवर्नमेंट टैक्स किस बात का लेगी। जब तुम कमाओगे तो लेगी गवर्नमेंट टैक्स। हम्म। पर ये टॉपिक का हिस्सा नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आया क्या। अकाउंटिंग वर्ड यूज किया मैंने, तो ये जो प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो इस प्रोसेस को हम पूरे साल चलाते हैं, इसको एक लेजिटिमेट एंड देंगे कब, ईयर एंड पे। उस दिन हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। फिर 1 अप्रैल, हाँ हेलो, मैं ये कह रहा हूं, ईयर एंड पे बुक्स को क्लोज करने का मतलब होता है प्रॉफिट निकालना। हेलो, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा बोल। मेरे यहाँ तो ठीक दिख रहा है सिस्टम, मेरे यहाँ तो सिस्टम ठीक दिख रहा है। ऐसा कोई नेटवर्क तुम्हारे यहाँ इशू है, मेरी स्क्रीन भी चल रही है। हम्म, हम अकाउंटिंग ईयर की बात सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग ईयर का मतलब ये होता है कि हमें जो भी अकाउंट्स बनाने होते हैं वो एक पीरियड के लिए बनाने होते हैं। वो पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, वो 1 ईयर जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है। वो ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे इसी पीरियड का टैक्स चाहती है। कुछ कंपनियां इस फाइनेंशियल ईयर के अलावा कैलेंडर ईयर भी फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो अगर कंपनी चाहे तो वो ऐसा फॉलो कर सकती है, और कंपनी चाहे तो कुछ भी फॉलो करे, कोई टेंशन नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, गवर्नमेंट को तो इसी पीरियड का टैक्स चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। मेरी आवाज आई प्रॉपर या नहीं।
कोई भी ईयर फॉलो करो, गवर्नमेंट को केवल तुम्हारे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब है, इसीलिए ज्यादातर कंपनियां यही फॉलो करती है, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेंगे ना ज्यादातर, वो इसी पीरियड के मिलेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसा ही फॉलो करना है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन केवल किस पे लगाया है पता है? कंपनीज पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है बिजनेस की, उनके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। बाकी सबको बोला जो मर्जी है वो फॉलो करो। मैं हमको टैक्स का हिसाब साफ बना के देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस हिसाब से टैक्स देना, बात खत्म। इस पूरे कंसेप्ट को कि अकाउंटिंग जो है वो पीरियड्स के बेसिस पे होती है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, से एग्जांपल के लिए 1 साल के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। अब ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? अब मैं इसमें घूमते फिरते यहाँ क्यों आ गया? हमारे लिए जो ये शॉर्ट पीरियड नाम है ना, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर ही है। तो इस अकाउंटिंग ईयर में वो सारी असेट्स जिन पे हमारा इंटेंशन है कि हम कैश बना लेंगे, उन्हें हम करंट एसेट बोलते हैं। और समझा देता हूं कि ये करंट नाम ही क्यों पड़ा। करंट का मतलब होता है इमीडिएट। भाई हमारी इमीडिएट इंटेंशन है इनको क्या बनाने की, कैश बना लेने की। तो कैश खुद एक करंट एसेट है, पहली बात। और वो सारी असेट्स नीचे जो लिखी हैं वो सब असेट्स ही हैं, लेकिन उनमें एक खासियत है। यहाँ पे सारी असेट्स पे हमारी इंटेंशन है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी कैश बनाना है। स्टॉक पता है किसको बोलते हैं? वो वाला गुड्स जो अभी बेचने के लिए बाकी है, अपने पास रखा है और अभी बिका नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। आपका टेलीविजन का बिजनेस है, वो वाले टेलीविजन जो बिके नहीं है वो स्टॉक है। दूसरी बात, डेटर, क्या डेटर मैंने बता दिया था तुम्हें या नहीं? एक वर्ड से मैं नहीं, इसकी बजाय अब इन वर्ड्स पे आओ। फ्यूचर रिसीवेबल, इनका नेचर डेबिट होता है, ये एसेट होते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? डेटर। इसी वर्ड की वजह से एसेट मान रहे हैं ना हम इन्हें। इसकी पूरी स्टोरी बोलनी हो तो, किसी को क्रेडिट पे सेल करेंगे तो उससे पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड आइटम है। यस और नो? हाँ, मैंने, तुमने स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका। मैंने ये रीजन समझाया था कि इसका नाम डेटर क्यों पड़ा। क्रेडिट सेल से रिलेटेड आइटम है ना वो। तुम भूल गए क्या वो? फिर से बताऊं? बताए तुम। हमारा बिजनेस सेल करता है, सेल करने के कितने तरीके तुम बताओ? तो अगेंस्ट कैश हुआ तो ठीक है। अगेंस्ट क्रेडिट सेल हुआ, इसका मतलब कोई बंदा है, उसका नाम लिख के रखना पड़ेगा कि नहीं हमें? और बंदे का नाम ही नहीं पता हो तो इसको हम नाम देते हैं डेटर। इसका नाम डेटर क्यों दिया? इसे हमने गुड्स तो बेच दिए, फ्यूचर में क्या मिलेगा? तो फ्यूचर में, फ्यूचर रिसीवेबल, ये कैटेगरी कौन सी है? असेट। असेट का नेचर क्या होता है? इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? एक और बंदा हो सकता है जिससे हमने परचेज किया है गुड्स, तो गुड्स तो होगा इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा? सर एक प्रॉमिस है फ्यूचर में पे करने का, ये दे रहे हैं उसको बदले में। फ्यूचर पेबल, क्या फील देता है, ये कैटेगरी कौन सी है? लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? इसलिए इस पट्टे को नाम क्या दे दिया? मैंने अभी क्या बोला? असेट।
डेटर असेट है। आज मैंने ये समझा दिया कि डेटर कौन से टाइप की असेट है। क्यों? करंट असेट किसको बोलते हैं? कन्वर्ट करने का इंटेंशन रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंशन। अभी नहीं समझ में आएगा, बहुत सारा सिखा दूंगा तब समझ में आएगा। आपके इंटेंशन से बनती है ऐसे। तो हमारा इंटेंशन है कि यार जल्दी पैसे मिल जाए इससे। उधार पे हमसे माल ले गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम खरीदने कैसे जाएं? अच्छा, ये तो इंसान था। हमें इंसान पे भरोसा ना हो और हम उसे बोले कि ला दे, चेक दे दे, ताकि तू पैसे लेने नहीं देने नहीं आएगा, तो मैं बैंक जाके तेरे बैंक से पैसे ले लूंगा। तो डेटर पे जब भरोसा नहीं होता है तो हम एक और एक पेपर बना लेते हैं। ये पर्सन था, इसको खत्म करके क्या बना लेते हैं एक। तो ये पेपर हमारा राइट बन रहा है ना, इस पेपर की वजह से हमें पैसे मिलेंगे फ्यूचर में। तो ये भी क्या बन गया? ना ना ना, चेक के अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, ये तो एक एग्जांपल के लिए बताया। चेक इसी का एग्जांपल है। और भी लिखा पढ़ी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। पुराने समय के टाइम पे तो हुंडी और इस तरह के बहुत सारी चीजें चलती थी। कई नाम है इसके। लॉ के अंदर पढ़ोगे इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अकाउंट्स में पढ़ोगे इसे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इसकी जर्नल एंट्री है, एक चैप्टर है इसका। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन्हीं के लिए कानून बना है कि ये कैसे बनने चाहिए, क्या है। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक पूरा चैप्टर है जिसमें इसी की एंट्री है केवल। सीए फाउंडेशन में दोनों, दो सब्जेक्ट्स में है ये टॉपिक। और ये बेसिकली अकाउंट्स की भाषा में हमारे लिए क्या होती है? असेट। क्योंकि इससे फ्यूचर क्या है? रिसीवेबल। ये सब फ्यूचर रिसीवेबल हैं। ये दोनों अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। इन्हीं दोनों को समझाने के लिए मैं पहले बेस बना रहा हूं, आखिर में इन पे आना है। बाकी सब समझ में आ रहे हैं क्योंकि। खैर, आगे चलते हैं। नॉन करंट असेट क्या होती है? देखो, नॉन करंट असेट का मतलब वो असेट जिसपे बिजनेस का इंटेंशन क्या है? नो, अच्छा मैं इसको और इजी बोल देता हूं, विच आर नॉट करंट असेट। तो खुद ही इसका दूसरा मीनिंग बना लो कि इसको कैश में कन्वर्ट करने की हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई जल्दी नहीं है। अरे यार, करंट समझ लिया, नॉन करंट को बोला जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। इतनी सीधी बात। मतलब, पर ये तो मजाक की बात होगी, सीरियस बात करनी है तो जिसपे हमारी कोई इंटेंशन टू कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है, कि छोटे से समय में हमको जल्दी से कैश चाहिए। हाँ, लॉन्ग पीरियड हो सकता है, इसीलिए तो उसका नाम है नॉन करंट, मतलब जो इमीडिएट नहीं है। अरे, करंट वर्ड का मतलब मैंने बताया था, इमीडिएट हम अभी उस पे बेनिफिट नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे इससे। हाँ। इसके अंदर एक होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है जो तुम बोलना चाह रहे थे, फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन इसी पे लगता है, केवल इस पे, सारी असेट पे नहीं लगता। अब ये कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो कहां से समझ में आएगा डेप्रिसिएशन। केवल इस पे डेप लगता है, बाकी किसी पे नहीं। क्यों लगता है वो अभी समझाऊंगा। फिक्स असेट पे डेप लगता है। फिक्स असेट में भी, अभी डेप यहां नहीं लिखूंगा, अभी बताता हूं मैं। दो कैटेगरी होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। दो कैटेगरी होती है। टेंजिबल कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इंटेंजिबल कौन सी कैटेगरी है? नॉट हैविंग फिजिकल। हाँ, इसमें आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज।
जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। हमारी वो प्रॉपर्टी जो हमारे आईक्यू पे बेस्ड है। ट्रेडमार्क, कोई लिमिट है क्या सर? नो लिमिट। बहुत है इसमें, बहुत नाम है। फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम पे आ सकती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, एटसेट्रा। लॉस दोनों में होता है। क्यों होता है, अब मेरी बात समझना। फिक्स असेट किसको बोलेंगे, अभी ये बात बाकी है। फिक्स असेट बोलेंगे इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। तुम्हारा जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा बिजनेस ऑपरेशन है कोचिंग पढ़ाना। तो मेरे पास बोर्ड है, ये लैपटॉप है ना, और गैजेट्स है। ये सब मेरी कौन सी कैटेगरी में आएंगी? फिक्स एसेट कैटेगरी में आएंगी। क्योंकि मेरा इंटेंशन इनसे कैश बनाना नहीं है। मैं इसको बाजार में बेच के और स्टॉक बना के बेच के, डेटर बना के बेच के, मैं इनसे पैसे नहीं बनाना चाहता। मैं इन्हें कंटिन्यूअसली बिजनेस ऑपरेशन में यूज करना चाहता हूं और लॉन्ग टर्म यूज करना चाहता हूं। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आई? नॉन करंट असेट। उसमें भी बिजनेस ऑपरेशन में यूज किया, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आई? फिक्स्ड। फिक्स्ड वर्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि मेरे बिजनेस में मैं इसको फिक्स रखना चाहता हूं। मैं इसको बेचने के इंटेंशन से नहीं रख रखा है। ये ईयर आफ्टर ईयर यूज होती रहेगी। तो जैसे मैंने एक लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, टेंजिबल वाली में, है ना। तो यहां पे एक लैपटॉप भी आ सकता है। तो लैपटॉप तो चलेगा मेरा सपोज 10 ईयर्स। तो 10 साल के लिए लैपटॉप खरीदा और बड़ा महंगा है। तो अगर मेरा लैपटॉप है सपोज 1.5 लाख रुपए का, और वो 10 ईयर्स काम देने वाला है मुझे, तो मेरा तुम्हें नहीं लगता कि यार सर 15,000 रुपए का हर साल का खर्चा है सीधा सीधा आपका? ये एक साल का खर्चा तो है नहीं आपका 1.5 लाख। आउटफ्लो तो है, असेट तो है, पर आपके धीरे धीरे ये लैपटॉप एक दिन खराब हो जाएगा। यस और नो? आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो खराब हो जाएगी। आपका जो फर्नीचर है वो खराब हो जाएगा। लंबे समय तक सर्विस देगा पर फिर खराब होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद। तो हमें हर साल इस लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। टेंजिबल वाले लॉसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसीलिए तुमने डेफिनेशन पढ़ी, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज, टाइम इफ्लक्स, वेयर एंड टियर, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस, एटसेट्रा। जिस टूट फूट जाए, पुराना हो जाए, 1 मिनट, कोई चीज टूट फूट जाए, पुरानी हो जाए, किसी भी रीजन से, अगर मैं अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज लेने वाली चीजें जितनी हैं उनको मैं डेप्रिशिएट करूंगा। डेप्रिसिएशन एक लॉस है। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी लॉस होता है, उसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये टेंजिबल नेचर की चीजों पे है या फिर ये इनटेंजिबल नेचर की चीजों पे है, एक को डेप्रिसिएशन बुला लिया, एक को अमोर्टाइजेशन बुला दिया। अब पूछो। हम्म। हम्म। गारंटी वारंटी से डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना है? गारंटी वारंटी से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं। डेप्रिशिएबल असेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू गिरती जाएगी जैसे जैसे हम यूज करेंगे, जैसे जैसे वो पुराना होगा। हाँ, हो गई।
करते रहो यूज। हाँ। खर्चा क्यों होगा? अरे यूज करने से, एक मिनट एक मिनट, खर्चे का लेना देना यूज करने से कैसे हो गया? मेरा लैपटॉप है, सपोज ये पुराना हो चुका है, मेरा लैपटॉप पुराना हो चुका है, तो मैं क्या खर्चा बिना आउटफ्लो के हो सकता है क्या? हाँ। वो खर्चे में आएगा, रिपेयर खर्चा अलग चीज है, लैपटॉप थोड़ी खर्चा हो रहा है मेरा। वो तो जीरो हो गया। वो जो मैं अगर उसे रिपेयर कराऊंगा तो दैट इज अ रिपेयर एक्सपेंस। उसका लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, लैपटॉप की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी उस रिपेयर करने से। हम गाड़ी रिपेयर कराते तो क्या गाड़ी महंगी हो जाती है? तो रिपेयर चलने दो, लैपटॉप भी चलने दो, जीरो होने के बावजूद चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, है ना? हाँ। हम्म। मतलब उसकी 10% वैल्यू लॉस हो जाएगी हर साल, ये हमारा। हाँ, इस तरह से हम डेप्रिसिएशन उस पर लगाएंगे। हम्म। 50,000 आएगा उसका 10%। हाँ। हम्म। नहीं, वो सब चीजें अभी तुमको समझ नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन के अंदर देर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स कि कैसे लगाओगे डेप। हर इंडस्ट्री एक जैसा डेप नहीं लगाती। एक एग्जांपल के लिए, एक कार है मेरे घर में यूज होती है, बहुत ही शांति से मैं अकेला उसको चलाता हूँ, कोई उसे चलाता नहीं है, बहुत प्यार से चलाता हूँ मैं उसको, तोड़ फोड़ नहीं करता, बहुत कम चलती है, महीने में मुश्किल से 2,000 किलोमीटर चल जाए तो बड़ी बात है। एक कार टैक्सी में चलती है, तुम्हें क्या लग रहा है दोनों सेम रेट से डेप्रिशिएट होनी चाहिए? 3 साल बाद अगर दोनों बेचने निकले बाजार में, तुम्हें लग रहा है कि सेम रेट पे बिक जाएगी? जो खरीद रहा है वो देखेगा नहीं कि यार ये टैक्सी की चली हुई कार है और ये सर की चली हुई कार है। मैंने ये बोला देर आर लॉट ऑफ मेथड्स। जो हर साल सेम अमाउंट से डेप लगेगा वो मेथड अलग है, हर साल अमाउंट छोटा होता जाएगा वो मेथड अलग है। उसके लिए पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाँ। वो बिना डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े समझ नहीं आएगा। अभी फिलहाल तुमने केवल ये सीखा है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, लगेगा कैसे, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी। मैं इसका अमाउंट कैलकुलेट करना बिना मेजर किए कुछ कैलकुलेट कुछ रिकॉर्ड करते हैं क्या हम? मैंने अमाउंट की बात करी क्या, कितना लगेगा? मैंने ये बोला डेप्रिसिएशन लगेगा, एग्जाम्पल से बता दिया कि ऐसे लगेगा। ये एग्जाम्पल था मेरा। मैंने डेप्रिसिएशन थोड़ी मैंने ये समझाया कि ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो तो अभी बहुत दूर है। हम्म। ये कैटेगरी कौन सी है सर? नॉन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये करंट कैटेगरी के नहीं है। करंट के नहीं है मतलब कोई जल्दी नहीं है अपन को इसको कैश में कन्वर्ट करने की। दूसरी बात, ये फिक्स एसेट भी नहीं है। फिक्स एसेट नहीं है मतलब हम इसको बिजनेस ऑपरेशन में यूज भी नहीं कर रहे। फिर किस लिए रखे हैं आपने? हमारे बिजनेस ने इनको रखा क्यों है? टू अर्न रिटर्न, यू कैन से रेवेन्यू, पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए शेयर्स रखे हुए हैं हमने, इसके एग्जाम्पल, किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफडी कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट, किसी को लोन दे रखा है।
तो हमारी इंटेंशन है पैसा कमाना। बिजनेस में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। अब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैं शेयर खरीदूंगा तो कौन सी कैटेगरी के एसेट में रखूंगा? पहली चीज नॉन करंट, और नॉन करंट एसेट के अंदर क्या ये मेरी फिक्स एसेट होगी? क्योंकि वो मेरे बिजनेस ऑपरेशन में काम का नहीं है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि मैंने जितने नाम सिखाए ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग किस में लिखा है? तो अगर किसी की बुक्स पढ़ के उसकी फिक्स एसेट में तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगी तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है। अगर सर कोचिंग पढ़ाते हैं तो इस लैंड एंड बिल्डिंग में क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, इसलिए ये फिक्स एसेट में दिख रही है। अगर मैंने मेरी बुक्स तुमने पढ़ी और लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हें यहां लिखा हुआ मिल गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकता है। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसे मैंने रेंट पे देता हूँ, रेंट पे देता हूँ। बिल्डिंग मेरे पास ही रहती है, किराया लेता हूँ उनसे। मेरा बिजनेस क्या है? कोचिंग पढ़ाना। फिर इस पे क्या करते हो? किराया लेता हूँ। तो क्या ये फिक्स एसेट होगी? नहीं, ये यहां होगी। या अगर कभी किसी की कैटेगरी में दिखे तो समझ जाओ कि इस बिल्डिंग में बिजनेस नहीं होता, इससे दूसरे तरीके से कमाई होती है। और मजेदार, अगर सपोज मैं स्टॉक में सपोज ये लैंड एंड बिल्डिंग का ब्रोकर होता तो मेरे स्टॉक में दिखती लैंड एंड बिल्डिंग। अरे मेरे पास गुड्स ही क्या होती, जमीन खरीदता हूँ, बिल्डिंग खरीदता हूँ, बेचता हूँ। अगर मेरा बिजनेस ही ऐसा होता तो फिर वो इस कैटेगरी में दिखती। किस कैटेगरी में? करंट एसेट में, क्योंकि उस पर मेरी इंटेंशन क्या होती? जल्दी से जल्दी कैश बन जाए। तो सारा, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, मैंने नहीं बताया ऐसा। मैंने ये कहा था गुड्स परचेज किए तो उसको डालोगे परचेज अकाउंट में। मैंने कहा अगर तुमने गुड्स सेल किए तो इसको डालोगे सेल्स अकाउंट में। मैंने कहा था अगर इसमें कोई अनसोल्ड गुड्स बचा जिसे तुम नहीं बेच पाए उसको बोलोगे स्टॉक। क्या इंटेंशन है अपनी, इस पे बताओ जरा। तुम्हारी एक फर्नीचर की दुकान है, तुम्हारे पास फर्नीचर का स्टॉक पड़ा है, इस पे तुम्हारा कंट्रोल है, इस पे तुम्हारी ऑनरशिप है, ये तुम्हारी असेट है। ये दोनों नहीं थे असेट? जो बच गया तुम्हारे कंट्रोल में है वो तुम्हारी असेट है। इस पे तुम्हारा इंटेंशन बताओ कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? यूज इन बिजनेस ऑपरेशन में आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, या तुम इसे कैश बनाना चाहते हो जल्दी से जल्दी? तुम्हारी फर्नीचर की दुकान है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओ तुम्हारी फर्नीचर की दुकान है, तुम क्या चाहते हो? तो बस, बिक जाए तो फिर कैटेगरी तय है। अरे यार मैंने ये वर्ड देखो, ये बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं मैं क्या? मैंने लिखा या बिक जाना चाहिए? अरे यार, ये हो सकता है कल चोरी हो जाए, हो सकता है मेरे को कल ही ये यूज का नहीं लगे मैं बेच दूं, तो क्या मैं उसको वहां लिख दूं? मैंने जब तक इसको यूज किया मेरा इंटेंशन क्या था? सारी बातें किस पे चल रही है? इंटेंशन पे। हो सकता है वो 3 साल ना बिके, शॉर्ट पीरियड छोड़ो तुम, पड़ा है उसको कोई खरीदने खरीदता ही नहीं है, फिर भी वो कहां दिखेगा? क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या है?
ने पूरा सेंटेंस पढ़ के पूछो, सेंटेंस फिर से पढ़ो, फिर देखो सवाल बनता है कि नहीं बनता है। मेरी इच्छा अभी के अभी बेचने की है उसकी, शॉर्ट पीरियड में मैं तो बेच दूंगा। शॉर्ट पीरियड भी इसलिए सिखाया कि यार भाई ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी के अभी बिकना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार जैसे कोई आएगा मैं तो बेच दूंगा, मेरी इंटेंशन साफ है उस पे। एक्चुअली वो बिका या नहीं बिका, इस पे तो कोई बाइफरकेशन बना ही नहीं सकता है। फ्यूचर कैसे जानते हो तुम, 10 10 दिन बाद क्या होगा, जानते हो? तो एक्चुअल पे कैसे ये कहानी तय होगी कि यार ये मैं करंट में रखूं या फिक्स में रखूं? मैं उसे बिजनेस ऑपरेशन में तो यूज कर नहीं रहा, रख तो मैंने वहीं रखा है उसको शोरूम में कि यार कोई भी आए पसंद करके ले जाए। इंटेंशन पूरी है कि अभी कोई खरीदेगा मैं तो अभी बेच दूंगा। नहीं बिक रहा है सर, नहीं बिक रहा है सर, अरे तो रखे रहो वहीं। उसी कैटेगरी, कैटेगरी तो वही है उसकी। वो मेरी, वो कैटेगरी मेरी इंटेंशन से है। एक्चुअली वो बिकेगा नहीं बिकेगा उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो मैं इसको भी कल बेच सकता हूँ, पर अभी मेरी इंटेंशन नहीं है बेचने की। पर अचानक से बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैंने बेच दूंगा। मेरे को बहुत इमरजेंसी है पैसे खरीदने की, तो क्या बेचूंगा नहीं मैं? फिक्स एसेट तोड़ूंगा नहीं मैं। पर जब तक मैंने, इंटेंशन यही है, जब तक मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, जब तक मेरी इंटेंशन है कि यार मेरे को नहीं बेचना है इसको, मेरे को रखना है इसको, तो वो यही दिखते रहेंगे। बिल्कुल। इंटेंशन चेंज किया तो कैटेगरी चेंज। हम्म। ये लो, इसको करो स्क्रीनशॉट। अब ये असेट की कहानी समझाई है मैंने। एक्चुअल में ये सब समझ में आना था, तब जाके ये समझ में आता कि ये कहानी जो मुझे सिखानी है अगली, वो ये दोनों आइटम है, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। और ऐसे ही पूरा एक चार्ट बनेगा, किसका? लायबिलिटी का। उसमें भी ऐसे दो आइटम निकलेंगे जो सिखाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही इनकम एक्सपेंस खत्म होगा। असेट लायबिलिटी तो काफी समझ में आ गई, इनकम एक्सपेंस पे अभी अपन ने ज्यादा बात नहीं की है, उस पर भी बात होगी। और दोनों में ये मैच करते हैं नाम, इसलिए ये समझने जरूरी है। ये समझ में आएंगे, फिर ये समझ लो तुम्हारी मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज खत्म। और मैक्सिमम जर्नल खत्म मतलब फिर अपन फटाफट चैप्टर करने आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर सब जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो।